अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने लास्ट आपको वीक 8 तक मुकम्मल करवा दिए थे, जिसके अंदर मैंने आपको पिछली बेसिक्स जैसे इंट्रोडक्शन के तौर पर चीज़ें समझाई थी। अब जो है हम लोग आगे नेक्स्ट वीक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वीक आपका एनालिटिकल जियोमेट्री का पोर्शन है। इसमें तकरीबन 3 वीक्स बनते हैं, ये जो उसमें मेंशन है आपकी आउटलाइन के ऊपर। तो अब 3 वीक से तो मैं कोशिश करूँगा कि अब चूँकि आपको पता है कि वीडियो अपलोड करना मतलब सारा कुछ व्हाट्सएप पे वो काफ़ी ज़्यादा एक लेंथी काम बन जाता है। तो इसलिए वीडियो मैक्सिमम जो आगे आने वाली वीडियोज़ होंगी वो मैक्सिमम 35 से 40 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट की कोशिश करूँगा मैं रखूँ, इससे ज़्यादा की ना हो। ठीक है, तो अब हम लोग टाइम ज़ाया किए बगैर आगे चलते हैं। एनालिटिकल जियोमेट्री, पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि एनालिटिकल जियोमेट्री किसको कहते हैं। ठीक है, एनालिटिकल जियोमेट्री को आप 2 वर्ड्स में डिवाइड करो। एक वर्ड है आपके पास एनालिटिकल, ठीक है, और एक वर्ड है आपके पास जियोमेट्री। अब ये 2 वर्ड हैं आप लोगों के पास, ठीक है जी। अब इन दोनों वर्ड्स को आप लोगों ने क्या करना है, देखना है। ज्योमेट्री मतलब होता है शेप्स, जैसे कि कोई सर्कल है, ठीक है, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, या कोई भी आर्बिट्रेरी कोई शेप है, कोई भी कुछ भी शेप्स होगी आपके पास, वो ज्योमेट्री में आ जाएगी। और एनालिटिकल का मतलब ये होगा कि आपने इन शेप्स को एनालाइज करना है। ठीक है, यानी आप इन शेप्स को पढ़ेंगे, इनको आपस में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना है, मतलब इन शेप्स का अलजबरा, यानी कि ये आप लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री में पढ़ने की कोशिश करते हो। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री थोड़ा सा हम ये पहले डिस्टेंस फार्मूले से पहले इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी कुछ बेसिक्स समझाऊंगा, जिसकी वजह से फिर आगे हम लोग इनको चलेंगे। ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ आल्सो ब्रांच इट इज़ आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कार्टेशियन ज्योमेट्री। ठीक है, इसके बाद ये ब्रांच ऑफ वो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ज्योमेट्रिकल शेप्स का अलजबरा पढ़ते हैं, मतलब अलजब्राइकली स्टडी ज्योमेट्रिकल शेप्स लाइक सर्कल, एलिप्स, लाइंस वगैरह, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, अलजब्राइकली पढ़ते हैं। ओके हो गया। आगे इट वी स्टडी डिस्टेंस, मिड पॉइंट, स्लोप्स। इसके अंदर हम लोग मिड पॉइंट्स कैसे फाइंड करने हैं किसी चीज़ के, मतलब 2 पॉइंट्स के दरमियान का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है। इसके अलावा डिस्टेंस 2 पॉइंट्स का, अब ये डिस्टेंस फार्मूलाज आप लोग देखेंगे आगे, काफ़ी सारे डिस्टेंस फार्मूलाज हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी चीज़ का स्लोप फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर फाइंड की जा सकती हैं। इसके अंदर इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस फिजिक्स में भी हैं और इंजीनियरिंग में भी हैं। तो ये तो इसका मोटा मोटा इंट्रोडक्शन हो गया। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री हम लोग करेंगे कैसे, मतलब क्या करेंगे हम एनालिटिकल ज्योमेट्री में, हम लोग वो देखते हैं। देखिए, एनालिटिकल ज्योमेट्री में ऑब्वियस बात है ग्राफ्स होंगे। ठीक है, उन ग्राफ्स के जरिए हम लोग चीज़ों को एनालाइज करेंगे, यानी ग्राफ्स की बगैर, ज्योमेट्री में तो बेसिकली ग्राफ्स ही बनाने पड़ते हैं, लेकिन एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम लोग ये करेंगे ग्राफ्स के बगैर हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ग्राफ चूँकि बनाते हैं। अब मैंने आप लोगों को ये बताया कि डिस्टेंसेस के बारे में, पॉइंट्स कैसे ड्रा किए जाते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कि एनालिटिकल ज्योमेट्री की बेसिक्स है क्या, मतलब इसमें हम लोगों ने चीज़ों को लेकर कैसे चलना है, किस तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास होता है 2D प्लेन। 2D प्लेन। अब 2D प्लेन आपके पास क्या होगा, जैसे कि आप ये कंसिडर कर लो, ये आपके पास 2D प्लेन है। अब इस 2D प्लेन में पॉइंट को कैसे ड्रॉ करें, कैसे लिखेंगे पॉइंट को, वो आप लोग लिखना सीखें। जैसे कि एक पॉइंट अगर मैं एक्स वाई लिखता हूँ तो इस तरह 2D प्लेन में लिखा जाएगा, जिसमें एक्स जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, ये वाला एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और ये जो वाई वाला पॉइंट है ये आपके पास वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो इसको फिर आप लोग इस तरह ड्रा करते हैं, जैसे कि मैं आपको ड्रा करके समझाता हूँ। मैं कहता हूँ 2,3 पॉइंट को ग्राफिकली ड्रा करो। तो इस ग्राफ को ग्राफिकली कैसे ड्रा करोगे, आप लोग एक ग्राफ बनाओगे, फिर आप लोग 2 पॉइंट्स एक्स में ड्रा कर दो, और 3 पॉइंट जो है वो कोशिश करें इक्वल डिस्टेंसेस के हों, ताकि ज़रा खूबसूरती आए। तो इस 2 के सामने और 3 के सामने तकरीबन यहाँ पे करके ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा, 2, 3। इसी तरह से मैं कहता हूँ आप 0.2 पॉइंट को करो, मैं इधर ही बना देता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये 0.2 हो जाएगा। इसी तरह मैं कह देता हूँ आप ये हैं वो किसी और पॉइंट को नेगेटिव वाली साइड पे करें तो वो नेगेटिव वाली उसके साइड, मतलब कहने का ये है कि जहाँ पर इसकी लोकेशन बनेगी ये आपको ये बताएगा कि एक्स में कितना चलना है, मतलब पहला जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट इसको बताएगा कि आपने वाई में कितना चलना है। तो आप वो एक लाइन खींचेंगे, जिस तरह 2, 3 है, आप एक्स में पहले 2 चलोगे, ठीक है, फिर वाई में 3 चल जाओगे, तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो टू डायमेंशन में हम लोग ऐसे पॉइंट्स को जाहिर करते हैं। इसी वजह से इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में, इस पॉइंट के अंदर 2 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट 1 और कोऑर्डिनेट 2। तो यानी एक सिंगल पॉइंट 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेट से मिलकर बना होता है, तो जिस वजह से इसको कार्टेशियन भी कह देते हैं,
और इसको हम लोग कोऑर्डिनेट भी कह देते होते हैं। अब ये तो हो गया 2D प्लेन। अब 3D प्लेन कैसे होगा, सॉरी 3D स्पेस, 3D स्पेस, 3D स्पेस में हम लोग पॉइंट्स को कैसे ड्रा करेंगे। देखें आपके पास क्या होगा, ये कुछ इस तरह का आपके पास प्लेन बनेगा। इसके अंदर आप पॉइंट को कैसे ड्रा करोगे, जैसे कि मैं कहता हूँ 2,3,4 इस पॉइंट को ड्रा करो। इस पॉइंट को ड्रा करने का मतलब क्या होगा, आप इसको एक्स एक्सिस कह लो, इसको वाई एक्सिस कह लो और इसको जेड एक्सिस कह लो। ये 3 एक्सिस अपनी मर्जी से नाम दिए जा सकते हैं। बहरहाल मैंने इनको ये बता दिया। अब पहला आपके पास एक्स होगा, दूसरा वाई होगा और तीसरा जेड होगा। तो एक्स में आप कितना चलेंगे, 2 डिग्री, 1 और ये 2। कोशिश करें कि ये थोड़ा सा 3D टाइप में बने, तो इसलिए आपको छोटे बड़े महसूस हो सकते हैं, लेकिन ये एक जितनी लेंथ के मतलब होंगे, जितनी इधर इसका वक्फा होगा जितना इसका वक्फा होगा। आपने वाई में कितना चलना है, 3। बिल्कुल वाई के पैरेलल जितने ये डिस्टेंसेस थे एग्जैक्टली उतने डिस्टेंसेस आप लोग चलें। यहाँ तक ये 1, ये 2 और ये 3। आपने ये नहीं देखना कि ये कहाँ पे आ रहा है। जितने आपने ये एक्स में डिस्टेंसेस लिए थे एग्जैक्टली इतने ही डिस्टेंसेस आप लोगों ने लेने हैं। आप इधर गए, आप इधर आ गए, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, जेड ऊपर वाला है, तो जितना आपने इसका मतलब गैप बनाया था इतने ही गैप बिल्कुल जेड एक्सिस के पैरेलल क्या करना है, आपने एक पॉइंट ड्रा करना है, फिर दूसरा पॉइंट ड्रा करेंगे, फिर तीसरा पॉइंट ड्रा करेंगे। मिसाल यहाँ पर कहीं कहीं पे पॉइंट आता है, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा, ये तीसरा पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट बनेगा ये आपके पास मतलब ये भी एंगल 90 का बन जाएगा और ये वाला एंगल भी 90 का बन जाएगा। तो इस तरह करके ये वाला जो पॉइंट है ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो 3D ज़रा थोड़ा सा मुश्किल दिखने में लगता है, लेकिन थोड़ी सी इसको समझे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, क्लियर हो जाता है। ये तो इसका था कि आप लोगों ने इसमें पॉइंट्स को जाहिर कैसे करेंगे। इसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है कि अब 2 चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्टेंसेस फार्मूलाज के बारे में चलते हैं, अब आगे चलते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। अब डिस्टेंसेस फार्मूलाज भी काफ़ी सारे हैं, मतलब आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी अगर आप लोग इनके प्रूफ चाहते हैं, मुझे नहीं लगता पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इनके प्रूफ्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन मैंने जस्ट एक फार्मूलाज लिख दिए हैं। बाकी ये है कि आपके पास मतलब आप इनका प्रूफ वगैरह अगर करना चाहें तो आप लोग बता दीजिएगा, वो प्रूफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप इनको प्रूफ से हटकर सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्विंग के ऊपर ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो सके और आप लोगों को कोई इशू भी ना हो। जैसे पहला डिस्टेंस फार्मूला होता है पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि आप देखो ना आपके पास शेप्स क्या हैं, मैं आप लोगों को जिस तरह समझाता हूँ। मैं अगर यहाँ पर एक 2D प्लेन बनाता हूँ, मिसाल है 2D प्लेन फिलहाल मैं बनाता हूँ। 2D प्लेन में ये 2 पॉइंट्स का दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा। अब अगर मैं एक ये पॉइंट ड्रा करता हूँ और एक ये लाइन ड्रा करता हूँ, इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, 2 पैरेलल लाइंस हैं उनका आपस में डिस्टेंस क्या होगा। इसी तरह से 2 पॉइंट्स का प्लेन के अंदर, यानी कि 2 प्लेन्स का आपस में, एक पॉइंट का और एक प्लेन का, अगर हम इसी को प्लेन कह लें, इसको प्लेन कह लें, इसी तरह ये 2 पैरेलल प्लेन्स ले लें आप लोग, उनका आपस में डिस्टेंस। तो इस तरह करके ये काफ़ी सारे डिस्टेंसेस आप लोगों के पास बन जाते हैं। इनके फार्मूले आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। फार्मूले याद हो जाएंगे तो डिस्टेंसेस के हवाले से आपको कोई इशू नहीं बनेगा। पहला आपके पास फार्मूला है 2 पॉइंट टू पॉइंट फार्मूला, यानी कि आप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हो। आप लोग फाइंड करोगे, एक पॉइंट आप ले लो x1 y1, एक पॉइंट ले लो x2 y2। तो फार्मूला ये होगा आपके पास DF_P1_P2, इसको सिर्फ D भी लिखते हैं, DF_P1_P2 भी लिखते हैं, जस्ट नोटेशंस का फ़र्क है, सच कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप लोग क्या करोगे, x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर। अब आप तरतीब भी उलट कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे तरतीब उलट क्यों की गई है, देखें आपके पास -2 का आंसर स्क्वायर क्या होता है, 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो इसका मतलब स्क्वायर के अंदर नेगेटिव टर्म्स जो है वो इतना मायने नहीं रखती। तो अगर आप यहाँ पे x1 - x2 लिखते हो तो आप माइनस को कॉमन ले तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, इधर स्क्वायर लिख दो तो माइनस को कॉमन ले लो, आपके पास अंदर क्या बनेगा, x2 - x1, और आप इस होल का स्क्वायर रखो तो ये स्क्वायर इस माइनस को वैसे ही ख़त्म कर देगा। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, x1 - x2 होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर। तो इस तरह करके आप लोग बना सकते हो। तो आप तरतीब जो मर्जी रख लें, ठीक है। आप चाहे इधर कर लें x1 माइनस, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1, या आप y2 - y1
होल स्क्वायर। तरतीब जो मर्जी रख लो, बस एक्स को एक्स के साथ रिलेट करना है, वाई को वाई के साथ रिलेट करना है और आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। अभी मैं पहले सारे फार्मूले आपको बताऊंगा। सारे फार्मूले बताने के बाद कोशिश करेंगे कि हर फार्मूले से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल हम लोग करते रहें ताकि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ जाए। अभी आपके पास था 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला प्लेन के अंदर, ठीक है, मतलब 2D प्लेन के अंदर। अगर यही 3D प्लेन में आप लोगों ने बताना हो तो आप लोग यही बता दोगे कि आप क्या करोगे, एक स्पेस के अंदर ले लो पॉइंट की स्पेस के अंदर शक्ल अभी मैंने बताई x1 y1 z1 इस तरह करके होगी। तो सिर्फ एक टर्म बढ़ेगी, x1 में से x2 को निकाल दें, y1 में से y2 को निकाल दें, z1 में से z2 को निकाल दें, होल स्क्वायर कर लें, ये स्क्वायर रूट ले लें, ये फार्मूला हो जाएगा। इन r के करेंगे तो अप टू सो ऑन चलता 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 एंड वाले पॉइंट तक चला जाएगा, यानी आपके पास पॉइंट जो है वो आ जाएगा x1 y1 z1, इसी तरह चलता 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 एंड पे मिसाल है कोई एक पॉइंट ए है तो एक ए आ जाएगा। तो यहाँ तक इस तरह करके ये बनेगा पॉइंट। तो आपके पास क्या आएगा, x1 वाले में से x1 माइनस y1 माइनस y1, z1 वाले में से z1 z2 वाला हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास चलते चलते जो 1 वाले हैं वो 2 के साथ रिलेट करते करते इस तरह करके स्क्वायर वाली टर्म्स ऐड अप होती चली जाएंगी, जहाँ तक मर्जी ले जाएं इसको, ठीक है। यानी के पावर है आर के का मतलब ही होगा आपके पास, आर के का मतलब है के डायमेंशंस, ठीक है। यानी जैसे आपके पास आर है, ये डायमेंशन 1 की सिर्फ लाइन होती है, आर स्क्वायर है, ये आपके पास क्या होगा 2D प्लेन होगा, ठीक है। और चलिए मैं इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल बता ही देता हूँ। आपके पास होता है आर, ठीक है। आप फिर क्या करो, आर का क्रॉस लो आर के साथ। ये याद रखें ये क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, वेक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। रियल नंबर्स में ये क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट की वजह से हम जो है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट कार्टेशियन ज्योमेट्री भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा आपके पास आंसर जो आएगा, एक एक्स इधर से लेंगे आप, एक इधर से लेंगे, तो आपके पास वो एक्स कॉमा वाई की शक्ल इस तरह बनती है, मतलब आर क्रॉस आर में शक्ल इस तरह करके बनती है। इसी तरह आर क्यूब जो आपके पास आएगा वो आर क्रॉस आर आएगा, तो एक इधर से एक्स आ जाएगा, इधर से वाई आ जाएगा और इधर से जेड, इस तरह करके कॉमा ये बन जाएगा। तो इस तरह करके आप लोग जो है वो इनको ड्रा करते हैं। आप देखें आर स्क्वायर का मतलब 2 डायमेंशन, जितने कोऑर्डिनेट उतने डायमेंशन, 3 कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन, के कोऑर्डिनेट के डायमेंशन, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग डायमेंशन वगैरह ये चीज़ें बनाए हुए। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है कि पॉइंट टू लाइन के 2D प्लेन के अंदर, मतलब अब मिसाल है ये 2D प्लेन आप लोग ड्रा करो, एक यहाँ पर पॉइंट ड्रा करो, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कितना होगा वो मालूम कैसे करना है। और वो मालूम करने के लिए फार्मूला सीधा सीधा है, और ये डिस्टेंस ना बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ इससे, ठीक है, एक सिंपल सी मैं मिसाल देता हूँ। देखें मैंने ये एक पॉइंट ड्रा किया और ये मैंने एक लाइन ड्रा की। लाइन किस तरह भी हो सकती है, जस्ट ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, कोई भी हो सकती है लाइन, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं ये कहता हूँ कि आप इस पॉइंट का एक ये डिस्टेंस कंसिडर करो, ठीक है, ये D1 कह लो, एक ये डिस्टेंस कंसिडर करो, मतलब लाइन काफ़ी लंबी है तो यहाँ पर कहीं पे ये डिस्टेंस बनता है आगे, ये वाला, इसको D2 कर लो। एक ये सीधा बिल्कुल वर्टिकल डिस्टेंस है D3। आपको कौन सा प्रेफर करेंगे, आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को प्रेफर करेंगे, यानी कि स्ट्रेट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, जिसकी वजह से यूनिकनेस भी बन जाएगी डिस्टेंस में। तो इस वजह से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, याद रखिएगा, एक पॉइंट का एक लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है। इस लाइन से 90 के एंगल पर आप इस पॉइंट की तरफ चले जाओ तो ये उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और हमेशा यही कंसिडर किया जाएगा, ठीक हो गया। तो ये जो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, कई जगह ये पूछ लिया जाएगा जी पॉइंट का जो है वो लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें, तो उसमें भी एग्जैक्टली यही फार्मूला लगेगा जो अभी मैं बताऊंगा। और या आप यूँ भी कह सकें एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या होगा वो उसके लिए भी वही फार्मूला लगेगा। आपके पास एक पॉइंट दिया गया है x1 y1, ठीक है, और एक लाइन दे दी गई है ax प्लस by+c। ये एक जनरल लाइन दे दी गई है लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है। अब ये कैसे दे दी गई है, देखो लीनियर इक्वेशंस या स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है, जैसे आप लोगों को अभी बल्कि चले हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस करेंगे ना, वहाँ पे इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप ये समझ लें कि एक लाइन की इक्वेशन जो होगी ना, ये x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और a b c कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये जो x और y हैं इनकी होल पावर्स 1 1 होंगी तो ये लीनियर बनेगा और ये एक लाइन की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। यानी कि आपके पास जैसे कि x इज़ इक्वल टू से y+1, ये भी लाइन की इक्वेशन है, y इज़ इक्वल टू से x -1, ये भी लाइन की इक्वेशन है। लेकिन जब इनके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा वो एक कर्व बन जाएगी आपके पास, इस तरह करके एक बेंडिंग कर्व बन जाएगी। तो उस तरफ नहीं जाना, ये सिर्फ आपके पास फार्मूला जो है मतलब ये है लाइन के लिए,
कर्व अगर होगी उसके लिए डिफरेंट फार्मूला है, वो आई थिंक आगे शायद आए या ना आए, लेकिन बहरहाल आप लोगों ने इसको लाइन कंसिडर करना, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन। और ये जो पीछे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पॉइंट टू पॉइंट करके आए ना, ये भी एप्लीकेबल तब होगा जब ये दो पॉइंट्स, 3 पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस निकाल रहे हो वो पॉइंट्स जो है स्ट्रेट लाइन पर वैरी कर रहे हो, मतलब स्ट्रेट लाइन्स पर आ रहे हो। जैसे कि ये मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ, तो इस पॉइंट पर ये P1 है, ये P2 है। अगर आप इनका डिस्टेंस बताओगे फिर तो आप वो वाला फार्मूला लगा सकते हो कि x1 माइनस x2 प्लस x, वो जो स्क्वायर वाला फार्मूला बताया है वो लगा सकते हो। लेकिन अगर एक कर्व आ जाए, जैसे कि मैं कहता हूँ ये कर्व है, यहाँ पर पॉइंट P1 है, यहाँ पर पॉइंट P2 है, इनका डिस्टेंस बताओ, तो वो अब डिस्टेंस आप लोग ऐसे वो वाला फार्मूला नहीं लगाओगे, उसमें फिर आप लोग आर्क लेंथ फाइंड करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आर्क लेंथ फाइंड करोगे। फार्मूला होगा S इज इक्वल टू आर थीटा का, थीटा भी गिवन होगा, आर भी गिवन होगा, वहाँ से आप S फाइंड कर लेंगे तो आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। तो वो अब आप लोग इस तरह फाइंड करोगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन के लिए यही फार्मूला, और इसके लिए मेरे ख्याल आपका सिलेबस में भी सिर्फ यही फार्मूला है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, बस डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएं और सिंप्लीफाई करें। फार्मूला क्या होगा आपके पास, फार्मूले का याद रखने का आसान तरीका क्या है, आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख दो, ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब पॉइंट में आपके पास क्या आ रहा है, x1 y1, x y की जगह वो पॉइंट पुट कर दो, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, ठीक है। और x y के जो कोफिशिएंट्स हैं उन दोनों का स्क्वायर का सम कर दें और ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। यही काम आप लोग एग्जैक्टली यही काम आप प्लेन में करेंगे। प्लेन में यानी कि क्या है, एक पॉइंट आपको 3 डायमेंशन में दे दिया गया और एक प्लेन दे दी गई है। प्लेन की इक्वेशन, लीनियर प्लेन की इक्वेशन ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी। इसमें आपने करना कुछ भी नहीं, इसी को उठा के ऐसे ही रख दें। ये पॉइंट x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 पुट करें, नीचे x y z के कोफिशिएंट्स का सम स्क्वायर करें, सम करें और ऊपर रूट डाल दें। बस ये फार्मूला है। ये आपको फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, ये आप याद यूं ही रख लेंगे तो आपके पास कोई ऐसा मसला नहीं होगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान का डिफरेंस। जैसे कि आपके पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इन दोनों का डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे। आप एक लाइन दे दी गई है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस C1, ax प्लस बी वाई प्लस C2। अब इसका फार्मूला क्या होगा, आपने क्या करना है, C2 माइनस C1 ओवर AB के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम ऐड कर, बस और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अभी आप लोगों के एग्जाम में शायद क्वेश्चन उठ रहा हो कि ये सीधी लाइंस क्यों लगाई हैं, मतलब ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई। सीधी लाइन का मतलब ये होता है कि हो सकता है आप इसको सॉल्व करें और ऊपर आंसर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, मिसाल पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि रियल नंबर्स में प्लस माइनस के साइन जब बनेंगे हो सकता है कोऑर्डिनेट में इधर नेगेटिव नंबर हो इधर पॉजिटिव। इसको सिंपलीफाई करें तो यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर मिसाल है -2 ओवर समथिंग, इस तरह 3, इस तरह करके आ रहा हो। अब चूंकि आप लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, अब डिस्टेंस जब आप लोग फाइंड कर रहे हैं तो डिस्टेंस के अंदर आप लोगों के पास जो है वो कभी भी, मतलब यानी कि यूँ कह लें कि डिस्टेंस के अंदर आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं आता, तो इस वजह से आप मॉड लगा देते हो, नेगेटिव का चांस ख़त्म हो जाता है। ओके हो गया। अब ये आप लोगों ने दो पैरेलल लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग, वो तो मैंने अब चले माइनस का आप लोगों को बता दिया। अब एक और चीज़ भी गौर करें, अब दो पैरेलल की बात हो रही है और मैंने ax और by ये दोनों में सेम रखा, सिर्फ C1 और C2 को चेंज किया। ये क्यों किया, देखें आपके पास जो जनरली पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन होती है ना, वही होती है कि आपके पास एक का कोफिशिएंट दूसरे का मतलब इंटेग्रल मल्टीपल या मल्टीपल सम मल्टीपल बन रहा होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ, मैं आपको इसको वेक्टर्स के सेंस में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक वेक्टर ड्रा किया, एक लाइन ड्रा की, ठीक है, और बल्कि वेक्टर को छोड़े मैं एक लाइन ही ड्रा करता हूँ। मैंने एक लाइन ये ड्रा की, ओके हो गया। इसके बाद मैं एक और लाइन ड्रा करता हूँ जो है इसी जैसी ही लेकिन थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखें, अब इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, मतलब एक ही तरफ जा रहे हैं, लेकिन दोनों की लेंथ्स में डिफरेंट है। अब वो जो लेंथ्स में डिफरेंस है, अब जाहिर सी बात है किसी नंबर इसकी इस पूरे की लेंथ को, मिसाल मैं कहता हूँ इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर थी, अब इसकी लेंथ और इसकी मिसाल मैं लेंथ क्या लेता हूँ 6 सेंटीमीटर थी। तो आप क्या करोगे, आप 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी इसकी लेंथ आएगी। हैं तो पैरेलल ना आपस में, कहीं पे मैच भी नहीं कर रही, कहीं पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इनकी जो लेंथ्स हैं वो एक दूसरे के सम मल्टीपल्स बन रहे हैं। तो इस वजह से आपके पास ये जो ax होगा और ax और by ये सेम रखने का मतलब ये होगा कि आपने इनको एक ही जैसा रखना है, ठीक है। C1 और C2 डिसाइड करेंगे कि इन्होंने आगे पीछे कैसे होना है। जैसे कि मैं इसको ग्राफ की मदद से समझाता हूँ मैं एक इक्वेशन रखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक रखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब इसमें आप लोग देखो y और x के कोफिशिएंट सेम है जिस तरह इसमें सेम थे, ये तो
सॉरी, ये तो जनरल इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये तो मैंने पर्टिकुलर इक्वेशन लिखी है। अब ये जनरल इक्वेशन जो बनती है आपके पास, ये जो जनरल इक्वेशन बनेगी, जाहिर सी बात है आप एक्स को उठा के उधर ले आओ, वो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी माइनस प्लस सी वाली शक्ल बन जाएगी आपके पास, इसको उठा के इधर ले आओ। तो इस वजह से आप लोगों के पास, अब देखें अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा और इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि मैं एक पेज ले लेता हूँ, मैं एक पर ही दोनों ग्राफ बनाऊँगा, कोशिश करूँगा कि बिल्कुल परफेक्ट बने। यहाँ पर आप लोग कर लो, ये 1 है और ये 1 है, ये 2 है और ये 2 है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का जो ग्राफ बनेगा वो आई थिंक, अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन आई थिंक वो यहाँ पर करके कुछ इस तरह का बनेगा। कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा आपके पास 1 1 से गुजरता हुआ, ठीक है। आप लोग ड्रा करके देख लीजिएगा। और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, इस तरह का। अब अगर अगर आप लोग देखो तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। अब फर्क कहाँ पे आ रहा है? फर्क सिर्फ ये आ रहा है कि ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है, अब ये इंटरसेप्ट क्या है, ये अब जब हम लोग स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म्स में पढ़ेंगे ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वहाँ पर जाके आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी कि जो इंटरसेप्ट है ये बेसिकली क्या करता है कि आपके पास इसको उठा के बस सिर्फ इसकी जगह चेंज कर देगा। जैसे अगर ये पेंसिल है ना, ये पेंसिल यहाँ पे पड़ी है, इस पेंसिल की जगह मैं उठा के यहाँ पे कर देता हूँ, तो अब यहाँ से यहाँ जाने में इंटरसेप्ट कौन सा चेंज होगा, कितना चेंज होगा, वो जब हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे ना, तो वहाँ पर आप लोगों को उस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो सिर्फ ये होगा कि आपने इंटरसेप्ट को चेंज किया, ये y c1 c2 ये दोनों इंटरसेप्ट हैं। पैरेलल के लिए आपने x और y की कोफिशिएंट्स को सेम रखना है, मतलब जो x का कोफिशिएंट होगा y का कोफिशिएंट होगा, दूसरी लाइन में भी वही कोफिशिएंट होना चाहिए। जिस तरह के 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 से, ठीक है, और इसी तरह 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। अब ये दो लाइंस होगी, ये आपस में पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास इनमें कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम है x और y के, सिर्फ c में डिफरेंस आ रहा है। तो इस वजह से इस तरह की लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ C1 और C2 में डिफरेंस आया है। ये जस्ट एक एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाया। एग्जैक्टली यही चीज़ दो पैरेलल प्लेन्स में होगी कि आपके पास दो प्लेन्स ड्रा करो, आप एक प्लेन ये ड्रा करो, ठीक है। आप लोग जिस तरह फीमेल्स हैं तो आप डिशेस घर में यूज़ करती होंगी, ठीक है, या जिस तरह जो है वो चलें डिशेस यूज़ करती होंगी। अब डिश आपने ऐसी लेनी है जो बिल्कुल फ्लैट हो, जिस तरह एक जो है वो पेपर होता है, इस तरह करके आप डिश कंसिडर करें। और दो चीज़ों को, जैसे मेरे हाथों को देखें तो ये एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों प्लेन्स को पैरेलल रखना है। तो ये मैंने इन दोनों प्लेन्स को यहाँ पे पैरेलल रख लिया। अब यहाँ पे ये बिल्कुल पैरेलल है। अब इस प्लेन से कितना डिस्टेंस है हम लोग वो कैसे मालूम करेंगे, वो इस फार्मूला से मालूम करेंगे। आप क्या करोगे, अब फिर वही बात, चूंकि पैरेलल थे तो एक्स वाई जी के कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए, सिर्फ ये जो इंटरसेप्ट होगा ये आपके पास बदलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे फिर क्या करो, उसमें क्या था, जो कांस्टेंट था C1 C2 माइनस C1 और कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का ऐड था, इसमें क्या है, फिर वही D2 माइनस D1 और कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का ऐड। जो आपके पास एक्स वाई जी बदलेंगे, जो कांस्टेंट्स आएगा उनके डिफरेंस और नीचे कोफिशिएंट्स के स्क्वायर को ऐड कर देना स्क्वायर रूट के साथ। ये आप सादा सा फार्मूला है। इसके बाद एक आखिरी फार्मूला है, इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, नॉर्मल लाइन, कि आपके पास सिनेरियो कुछ इस तरह का बने, जैसे कि मैं जिसको बताता हूँ, आपके पास जो है वो पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, पॉइंट 3 डायमेंशंस में है और लाइन कुछ इस तरह की दी हुई है। अब ये लाइन किस तरह की है, ये लाइन बेसिकली नॉर्मल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, यानी किसी स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म को हम लोग ऐसे जाहिर करते हैं। इसको पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। ओके हो गया। अब इस लाइन, अगर इस तरह की लाइन आपको गिवन हो, वैसे ये आउट ऑफ रेंज फार्मूला है, मतलब ये जो जितने पीछे करवा दिए इन्हीं फार्मूलों में से ही क्वेश्चंस आते हैं अमूमन। ये फार्मूला जस्ट एक एग्जांपल हो सकता है, शॉर्ट में पूछ ले वो, ठीक है, कि आपके पास एक नॉर्मल लाइन थी, उस नॉर्मल लाइन का डिस्टेंस आप लोग किसी पॉइंट से निकाला, तो वो किस तरह निकालोगे, आप उस नॉर्मल लाइन पर पॉइंट को कंसिडर करोगे। यानी कि आपके पास क्या है, ये जो x1 माइनस होके आ रहे हैं, ये आपके पास एक पॉइंट बनाएंगे Q, और ये जो ABC आ रहे हैं एक वेक्टर बनाएंगे AI प्लस BJ प्लस Z के, ठीक है जी। ये एक वेक्टर बनाएंगे आपके पास। आप लोग क्या करोगे, PQ वेक्टर फाइंड करोगे। PQ वेक्टर आप कैसे फाइंड करोगे, PQ वेक्टर आप क्या करोगे, OQ माइनस OP। OQ आपके पास क्या आएगा, x1 y1 कॉमा Z1 माइनस x0 माइनस कॉमा y0 कॉमा Z0, ठीक हो गया। अब ये आंसर क्या आएगा इसका, x में से x के करस्पॉन्डिंग y वाला y के करस्पॉन्डिंग, z वाला z के करस्पॉन्डिंग, x1 माइनस x0
y1 माइनस y0 और z1 माइनस z0। तो ये आपके पास एक पॉइंट बनेगा, ये वेक्टर आपके पास बनेगा। अब x1 और x2 की जगह कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स नंबर्स होंगे तो आप प्लस माइनस करके यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। ये पी क्यू वेक्टर फाइंड कर लेंगे। एस जो है वो ये जो नीचे डिवाइड में आ रहे हैं ना, इनको आप लोगों ने बस एक वेक्टर की शक्ल दे देनी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए आई प्लस बी जे प्लस जेड की। ये आप लोगों ने वेक्टर की शक्ल दे दी। अब आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालना जानते होंगे। आप लोग क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ये आप लोग कर दोगे। ये आपके पास आ जाएगा एक्स का मॉड एस का मॉड। आप लोग क्या करोगे, पी क्रॉस, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जब मैं वेक्टर्स करवाऊंगा वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर का मॉड कैसे लेते हैं, ये वेक्टर की लेंथ क्या होती है, वो सारी चीज़ें उधर होंगी। जस्ट एक फार्मूले के तौर पर आप लोग याद रख लें, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला था तो मैंने सोचा इसको भी ऐड कर लिया जाए। ओके हो गया। तो ये आप लोगों के पास टोटल डिस्टेंस फार्मूलाज थे कि आप लोगों ने कैसे डिस्टेंस फार्मूलाज को मतलब करना है। अब वीडियो वैसे ही 25 मिनट्स की होगी तो मेरे ख्याल इसको यहीं तक रखते हैं। अब जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसके अंदर जो है वो मैं इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करवा दूंगा। थोड़ी बहुत एग्जांपल्स करेंगे, ज़्यादा बल्कि चलें एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, बेहतर रहेगा। एक एक एग्जाम्पल बस करनी है, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं होगा आप लोगों को। इसमें सीधे सीधे सिंपल फार्मूले हैं। पहला फार्मूला था पॉइंट टू पॉइंट। मैं एक पॉइंट लेता हूँ आपके पास 2,3 और एक पॉइंट ले लेता हूँ से आप कह लो जैसे कि 5,1। ये मैंने दो पॉइंट्स ले लिए। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस कैसे मालूम होगा, आप इसको x1 कह लो, इसको y1 कह लो, इसको x2 कह लो, इसको y2 कह लो। ओके हो गया। अब आप लोग कैसे निकालोगे, फार्मूला क्या था, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही फार्मूला था। अब इस फार्मूले के साथ x1 की वैल्यू निकालें, 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लें और इसको सिंपलीफाई करके आप लोग आंसर निकाल लें। जैसे कि ये आपके पास बनेगा -3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, प्लस इधर 2 बन जाएगा तो 4 बन जाएगा, आपके पास स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा, ये आपके पास आंसर आया। इसके बाद मैंने एक फार्मूला लिखवाया था 3D में, 3D में मैं करवा देता हूँ। जैसे कि आप मिसाल है -1 -2 1, एक ये पॉइंट ले लो और एक पॉइंट ले लो से 5 से -5 से 1। ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने ले लिए। इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 -1 -5 इसका स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 माइनस इंटू -5। ओके हो गया। इसका स्क्वायर आगे आ गया आपके पास +1 -1 का स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई कर लें, ये आपके पास -6 बनेगा, -6 का 36 प्लस यहाँ पे आपके पास 7 बनेगा, सॉरी -2 है प्लस 5, -2 में +5 करें आंसर आता है प्लस का 3, तो प्लस का 3 बनेगा तो यहाँ पे प्लस का 9 बन जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा वैसे कैंसिल, तो 9 + 36 कितने हो गए आपके पास 45। तो यहाँ पे आपके पास ये आंसर आ गया। बस ये इस तरह करके आपके आसान आसान से क्वेश्चन, सीधे सीधे से क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद आप लोग जैसे फाइंड करते हो, अच्छा जी, अब इसके बाद आपके पास पॉइंट टू पॉइंट हो गया, फिर पॉइंट टू लाइन था। मैं कहता हूँ कि आप एक पॉइंट लो P ऑफ 2 3, ठीक है, और एक लाइन ले लो से, जैसे कि मैं कह देता हूँ एक लाइन आपको दे दी गई है 2x + y इज इक्वल टू से या -3 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन आपको दे दी गई है, ठीक है। अब इन पॉइंट का और लाइन का आपस में डिस्टेंस कैसे, फार्मूला क्या था आपके पास, d ऑफ ये क्या था a x1 + b y1 + c इसका मॉड ओवर में आपके पास, चले इसको आसानी के लिए हम -2 3 कर लेते हैं और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a² + b² का स्क्वायर। अब अगर आप उससे कंपेयर करो तो आपके पास ये जो a है वो 2 है, b जो है वो 1 है, c जो है वो -3 है और आपके पास x1 क्या है -2 और y1 क्या है 3, क्योंकि x1 x2 वो पॉइंट के मेंबर्स होते हैं, तो x के करस्पॉन्डिंग x1 जो है वो -2, y1 जो है वो 3। अब x का कोफिशिएंट a था, y का कोफिशिएंट b था और कांस्टेंट c था, तो कोफिशिएंट जो है a जो है वो 2 हो गया, b 1 हो गया और c -3 होगा। सीधा इस फार्मूले में पुट करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। a की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है x1 की वैल्यू है -2, ठीक है,
प्लस बी की वैल्यू है आपके पास 1 और सी की वैल्यू y1 की वैल्यू है 3 प्लस -3 ओवर में आपके पास आंसर आया ए स्क्वायर यानी कि ए की जगह 4 आ जाएगा यानी कि 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर जो है वो 1 की जगह 1 और इसका स्क्वायर रूट। अब इसका आंसर आएगा -4 प्लस का 3 -3 ओवर 4 + 1 5 का स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पर प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल -4 ओवर 5 का स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पे माइनस बन गया है। अब माइनस बना तो इस मॉड की वजह से क्या करेगा, इसको पॉजिटिव कर देगा 4/√5। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई होके। इसी तरह प्लेन का भी निकाल सकते हो। प्लेन का मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे देता हूँ असाइनमेंट के तौर पर। पॉइंट आप लोग ले लें, मिसाल है -1 5 और 1 ये पॉइंट ले लें और प्लेन आप लोग ले लें जैसे कि 2x + 3y + 2z -11 = 0। ये प्लेन है आपके पास। ये आपके पास क्या है, पॉइंट है। फार्मूला आपको मैं दोबारा रिकॉल करवा दूं। फार्मूला आपके पास a x1 b y1 + c z1 - d1 या d कर लें, ठीक है, ओवर आपके पास a² + b² + c²। अब आपके पास ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। आप इनकी वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर दें। माइनस अगर आ रहा तो मॉड की वजह से कैंसिल हो जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास एज एन असाइनमेंट में डिवाइड कर देता हूँ। इसके बाद आपके पास कौन सा फार्मूला था, इसके बाद फार्मूला था 2 पैरेलल लाइंस का फार्मूला। ठीक है, मैं 2 पैरेलल लाइंस आप लोगों के पास लेता हूँ। मैं आपके पास एक लाइन ले लेता हूँ x - y = 1, ठीक है, और एक लाइन ले लेता हूँ 5x + 6y सॉरी पैरेलल नहीं होगी, सेम रखनी है। x - y से आप कह लो 5, ठीक है। अब इसको अगर देखो आपके पास a की वैल्यू क्या बनेगी, बल्कि a ने तो आना ही नहीं है। फार्मूला आपके पास क्या था 2 पैरेलल लाइंस का, d = c2 - c1 ओवर में a² + b²। ये लाइंस में था, ठीक है। प्लेन के केस में ज़रा वो एक बस वैल्यू बढ़ जाती है, c का स्क्वायर हो जाता है। अब आपके पास क्या होगा, अब आप लोगों ने C1 और C2 में देखना। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे डायरेक्टली C1 C2 आप लोगों ने पुट नहीं कर देने। C की वैल्यू C2 की वैल्यू 5 रख लें और C1 की वैल्यू आप 1 रख लें ना। आपके पास अगर इक्वेशन आप लोग देखो तो आपके पास इक्वेशन थी C1 इधर था और = 0 था। तो आप पहले ये वाली इसको शक्ल दोगे, उसके बाद आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, वरना आपके पास कैलकुलेशन में गलती आ सकती है। तो यहाँ पर आप इसको लिख दो, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ x - y -1 = 0 और x - y से -5 = 0। अब आप लोग निकालोगे। अब आपके पास क्या आएगा, -5 + 1। प्लस 1 इस वजह से है क्योंकि -1 आ रहा था, ये इस वजह से यहाँ पे फिर +1 आ गया, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +1 हो गया, ठीक है। इसका मॉड ओवर a² आपके पास क्या था 1 और प्लस b² भी 1 बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास -4 बनेगा, -4 ओवर √2। तो आपके पास इसको लिख लो आप लोग 2 × 2 ओवर √2। इस 2 को आप लोग लिख लो मैं इसको नए पेज पर करता हूँ। आप लोग जो है वो 4 ओवर √2 था, इसको लिखा 2 × 2 ओवर √2। इसको आप लोग क्या करो, एक 2 को √2 का स्क्वायर लिख लो, क्योंकि ये स्क्वायर इससे कैंसिल होकर 2 ही बनेगा। ये × 2 ओवर √2, एक √2 इससे कट गया, आपके पास 2 √2 आंसर आ गया। बस ये आपके पास आंसर था, वरना आप इसको यहाँ तक भी रखें तो गलत नहीं है। बस बहरहाल वैसे बस मैंने आप लोगों को करवा दिया ये आ गया आप लोगों के पास 2 पैरेलल लाइंस का। बस ये इतना सिंपल क्वेश्चंस है, और कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती। बाकी मैं देखूंगा अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है तो मैं आने वाली लेक्चर्स में आप लोगों को करवा दूंगा। ओके हो गया। अब 2 प्लेन्स के दरमियान का डिस्टेंस मैं आप लोगों को लिए असाइनमेंट दे देता हूँ। मैं एक प्लेन लिखता हूँ आपके पास, जैसे कि 5x - y + 2z - 1 = 0, और एक मैं दे देता हूँ आपको, मिसाल है 5x - y + 2z + 7 = 0। अब यहाँ पे आप एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। फार्मूला मैं आपको रिकॉल करवा दूँ। फार्मूला था आपके पास d1 d2 - d1। इसको भी आप d1 - d2 लिख सकते हो, क्योंकि मॉड में नेगेटिव नहीं तो वैसे ही ख़त्म हो जाना है, ठीक है। आपके पास आएगा a² + b² + c² का स्क्वायर। तो आप इस फार्मूले के तहत इसका डिस्टेंस निकालिएगा और मुझे बताइएगा इसका डिस्टेंस क्या आता है। बाकी जो आखिरी वाला फार्मूला था वो आप लोगों को करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है,
बाकी ये है कि मैं चलें करवा देता हूँ उसके लिहाज से भी एक लास्ट एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं उसके लिहाज से। मैं आपको पॉइंट दे देता हूँ, पी दे देता हूँ मैं आप लोगों को, मिसाल है -1 2 5, ये मैंने आप लोगों को पॉइंट दे दिया, ओके हो गया। और मैं लाइन आपको उस शक्ल की देता हूँ, आपके पास जैसे है x-1/2 इज़ इक्वल टू y-2 ओवर से 5 और इज़ इक्वल टू में z-7 ओवर से आपके पास आ जाता है 2 आ जाता है। ये आपके पास लाइन दी गई है, ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन दी है, यानी कि लीनियर इक्वेशन की जो नॉर्मल लाइन बनेगी ना, वो आपके पास नॉर्मल लाइन क्या होती है। आपके पास अगर ये लाइन है ना, इस लाइन की जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाएगी, कहीं से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना, इसको हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं। तो आप लोग इस इक्वेशन की जो नॉर्मल लाइन होती है उसकी इक्वेशन ऐसे फाइंड करते हैं। अब ये कैसे फाइंड करते हो, इसका प्रूफ अगर आप जानने के शौकीन हैं तो आप लोग बता दीजिएगा, बहरहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा ऑल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ना, तो हो सकता है फिर मैं ये भी करवा दूंगा आप लोगों को उसमें। अच्छा, अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को और इसको अगर आप लोग थोड़ा सा कंपेयर करो तो यहाँ से आपके पास x1 x0 y0 ये आपके पास आ जाएगा। ये जो माइनस में आ रहे हैं ये आपके पास x1 q वाले हो जाएंगे, यानी p आप q क्या फाइंड करोगे 1 जो है, और माइनस आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पर मिसाल +1 लगाता हूँ तो फार्मूले में जब माइनस होगा तो आप लोग इसको -1 लिखोगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस आप लोगों ने इस माइनस का ध्यान रखना है। ये माइनस किधर गया, हाँ ये रहा, ये माइनस जो है ये आपके पास फार्मूले के अंदर आ रहा है, ना कि ये वैसे माइनस है। तो इस वजह से अगर कहीं पे यहाँ पे प्लस देखें तो इस तरह की शक्ल इसको देने के लिए यहाँ पर एक माइनस इसके साथ माइनस लगा दें, क्योंकि आपके पास जो है x+1 बेसिकली x -1 होगा। तो अब ये शक्ल बन जाती है, तो फिर x1 की वैल्यू -1 बनेगी। मैं चले -1 के साथ ही चलता हूँ, ठीक है। ये आपके पास 2 बन गया, यहाँ पर 7 बन गया, तो ये आपके पास पॉइंट P आ गया, ये Q आ गया। आप PQ निकालोगे, PQ आपके पास क्या आएगा OQ माइनस OP, ठीक है। OQ क्या था आपके पास -1 2 7, ठीक है जी। और OP आपके पास क्या था -1 2 और 5 ये था। अब यहाँ पे -1 और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, -1 + 1 0 2 - 2 0 7 - 5 2, ये आपके पास PQ आ गया, PQ ओके हो गया। ये आपके पास PQ आ गया। इसके बाद आपके पास जो है S वेक्टर था वो आपके पास आ गया 2 आयोटा। इसी तरह आपके पास जो है वो, अब ये भी आयोटा की शक्ल में है, ये भी बेसिकली वेक्टर है। इसको आप लोग लिखोगे 0 आयोटा प्लस 0 j सॉरी i j और 2k, ये आप लोग लिखोगे। ये आ गया आपके 2 आयोटा प्लस 5j 2i प्लस 5j प्लस 2k, ये आ गया। आपके पास PQ वेक्टर आ गया, आपके पास S वेक्टर आ गया। इस फार्मूले को लगाएं। अब इस फार्मूले को अगर हम लोग लगाते हैं तो आपके पास क्या आएगा, मैं इधर भी लिख देता हूँ। PQ आपके पास वेक्टर क्या आया है 0i प्लस 0j प्लस 2k, ये आपके पास आ गया। और आपके पास जो S वेक्टर था वो आपके पास आया था 2i प्लस 5j प्लस 2k, ठीक है। आप लोगों ने निकालना है PQ क्रॉस S। इसको क्रॉस निकालने के आप डिटर्मिनेंट का फार्मूला यूज़ करते हो, यहाँ पे i, यहाँ पे j, यहाँ पे k, ओके हो गया। PQ के जब PQ पहले है तो PQ को पहले लिखें 0 0 2 और इसको लिखें 2, i के साथ 5 है और k के साथ 2 है। अब डिटर्मिनेंट को ओपन कर लें आप लोग। इसमें आप लोग क्या करोगे, पहली रो i लिखोगे बाहर, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम छोड़ दोगे, फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। इसको इसके साथ माइनस करके मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 10 माइनस j। ये फार्मूला है डिटर्मिनेंट ओपन करने का, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स ओपन करने आते होंगे, ठीक है। इसके बाद आप j के लिए सेकंड रो और इसको छोड़ दो, 0 × 2 0 -2 × 2 4 प्लस का k के लिए ये चीज़ छोड़ दो तो ये वैसे 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आया PQ क्रॉस S, क्या आ गया आपके पास -10i और प्लस का 4j प्लस का 0k, ये आ गया। अब आपने इसका मॉड निकालना है, PQ क्रॉस S, इसका मॉड निकाला जाता है इन i के कोफिशिएंट्स के स्केयर को सम कर दिया जाता है, जैसे कि -10 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर ऊपर होल स्केयर रूट। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है, आप लोगों को पता होगा। अब इसको पास ये आ जाएगा 100 प्लस 16 100 प्लस 16, ठीक है जी, स्केयर रूट, तो ये 116 का स्केयर रूट बन जाएगा। ये आपके पास PQ आ गया। अब आपने S का मॉड निकालना है। S का मॉड आपके पास क्या आएगा, S आपके पास क्या था
2 5 6 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इसका स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास कितना बनेगा 25 और 4 29 और 4 जो है वो 33। तो आपके पास दोनों को डिवाइड कर दें पी क्यू क्रॉस एस इसका मॉड ओवर एस का मॉड। तो इसका मॉड आया था 116 ओवर 33। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। ठीक है जी, यानी उस नॉर्मल लाइन का उस पॉइंट से जो डिस्टेंस था वो आप लोगों ने ये फाइंड कर लिया। तो ये आई थिंक काफ़ी होगा अब के लिए। डिस्टेंसेस फार्मूले तो आप लोगों के मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बाद स्ट्रेट लाइन के लिए एक लेक्चर आएगा और इसी तरह आगे हम लोग चलते रहेंगे।